अगर आपको पता चले कि नेता नगरी के इस सत्र में मैं आपका दोस्त सौरभ द्विवेदी बात करूंगा तेलंगाना के चुनाव के बारे में। एग्जिट पोल के बाद ऊहापोह बढ़ गया है। बीआरएस तीसरी दफा कामयाब होगी या कांग्रेस रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में इस दुर्ग को भेदने में सफल होगी, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तीन मेहमान। तेलंगाना से हमारे साथ जुड़ रही हैं इंडिया टुडे की अक्षता नंदगोपाल। अक्षता, बहुत बहुत स्वागत है आरवम के बाद अब नेता नगरी में भी आपका। नमस्ते। नमस्ते सौरभ, मेरे डेब्यू है नेता नगरी में। नमस्कारम राजा। नमस्कारम। और किसी ने आपको टोका नहीं, बीआरएस का रंग भी गुलाबी है और आज आपकी पोशाक भी गुलाबी है। आपके पीछे भी गुलाबी है सौरभ। लेकिन मैं तेलंगाना में नहीं खड़ा हूं। अरे आज तो हमारे एग्जिट पोल रिलीज हो रहा है तो ऑलरेडी कमेंट्स आ गया कि अच्छा एग्जिट पोल तो पिंक ही दिखेगा क्योंकि अक्षता पहन रही है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल कलर्स बैन करूंगी तो मैं क्या ब्लैक भी नहीं पहन सकती हूँ? वो मैंने रियलाइज किया क्योंकि डीएमके का कलर हो जाएगा, फिर कुछ कलर ही बचा नहीं है। सारे कलर अच्छे हैं, बिंदास पहनिए। ऑब्जेक्टिविटी बचा के रखना जरूरी है, बाकी कलर्स का क्या है। पॉलिटिकल पार्टी के झंडों से कलर थोड़ी तय होंगे कि कौन पहने कौन नहीं। तो क्या लग रहा है, पॉपुलर ओपिनियन एग्जिट पोल के हिसाब से आपकी है या आपको लगता है कि बीआरएस अभी भी सत्ता की दौड़ में आगे है? दे आर अहेड इन द रेस। देखो काफी सारे एग्जिट पोल यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इट्स गोइंग टू बी अ क्लोज बैटल या कांग्रेस को एज दे रहे हैं। मैं 2 हफ्ते से काफी जगह ट्रैवल कर रही हूँ और इन जगहों में मेरे को लगता है कि बीआरएस थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट घूमे आपने? मैंने हैदराबाद से पहला दिन कामारेड्डी गई थी जहाँ पे केसीआर और रेवंत रेड्डी लड़ रहे हैं। फिर करीमनगर गई, निजामाबाद, वारंगल, तो हाँ, और महेश्वरम जो आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद थे जहाँ पे केसीआर रैली था। तो ये सब जगह घूम के मेरे को लग रहा है, और ये काफी मतलब जो लोकेशंस और डिस्ट्रिक्ट्स में बोल रही हूँ ये सब लार्जली नॉर्दर्न तेलंगाना है और नॉर्दर्न तेलंगाना बीआरएस के बेस्टियन है, उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जैसे कि 54 असेंबली सेगमेंट्स है नॉर्थ तेलंगाना में और उसमें से 47 बीआरएस के साथ था 2018 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ तेलंगाना। मेरे को लगता है कि जो गेम चेंजर है वो है नॉर्दर्न तेलंगाना। अगर नॉर्दर्न तेलंगाना इस बार बीआरएस को चूज नहीं करता है और थोड़ा सा मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 45 to 50% ऑफ द सीट्स कांग्रेस के साथ जाता है, तो फिर एक पॉसिबिलिटी, एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है कि केसीआर को हैट्रिक सीएम नहीं मिलेगा। लेकिन ये उनके बैस्टियन है इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न तेलंगाना साउथ से ज्यादा डेवलप्ड है। नॉर्दर्न तेलंगाना बहुत इन्वेस्टेड है, जो तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट है उसमें बहुत इन्वेस्टेड है और इसलिए केसीआर के साथ है। तो अगर वो चेंज करना है ना तो फिर एक फैक्टर होगा बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी, जो मेरे को लगा था ऑन ग्राउंड लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि एक पूरा मतलब स्वीप हो जाएगा एंटी केसीआर और प्रो कांग्रेस। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल है। और दूसरी चीज, अगर 2018 और अभी देखेंगे कांग्रेस के लिए, अगर उनको केसीआर और बीआरएस को डिफीट करना है तो उनकी वोट शेयर जो है एटलीस्ट 3-4 सौरभ इंक्रीज करना है और दैट्स अ मैमथ टास्क। इट्स अ ह्यूज टास्क टू अकम्प्लिश अगेंस्ट केसीआर इन तेलंगाना। और इसलिए ये भी है कि जो भी नंबर अब बीआरएस के लेते हो, अगर इफ दे फॉल शॉर्ट ऑफ 60, ऑलवेज रिमेंबर कि उनके पास एआईएमआईएम का सपोर्ट है। फॉर्मल अलायंस नहीं है लेकिन ओवैसी ने बोल दिया डायरेक्टली, हमेशा बोलता है कि मेरे को केसीआर ही सीएम बननी चाहिए, तो वो सपोर्ट भी होगा बीआरएस के लिए। तो जो भी नंबर बीआरएस का है उसमें एआईएमआईएम ऐड कर लो। जी अक्षिता, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं 2018 में जब 119 सीटों के लिए नतीजे आए थे तब टीआरएस को 88 मिली थी, कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी 19 के साथ, एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी। एज अक्षिता मेंशन कि आप सिर्फ बीआरएस के नंबर्स के हिसाब से सरकार का प्रेडिक्शन ना तय करें, एआईएमआईएम के नंबर जोड़कर ही मेजॉरिटी के फिगर को देखें। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आए। अक्षिता, आई विल कम टू यू। अब मैं रुक कर रहा हूँ चिगुरु प्रशांत कुमार का, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से ही। क्या लग रहे हैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन प्रशांत? देखिए सर, 2018 के चुनाव के नतीजे है उससे आज के जो चुनाव हुआ है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेलंगाना के जो पॉलिटिक्स में जो परिवर्तन आया है, जो चेंजेस हुआ है वो पिछले 6 महीने हुआ है कर्नाटक के इलेक्शन के बाद। कर्नाटक के इलेक्शन के बाद यहाँ पे
उससे पहले अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी हावी थी, लेकिन उन्होंने एक गलत काम, उनके शीर्ष नेतृत्व ने वहां पे प्रदेश अध्यक्ष को बदला, तो प्रदेश जो अध्यक्ष को स्ट्रॉन्ग बदला, संजय अपोजिशन, बंडी को बदला। हाँ बंडी संजय को उन्होंने बदला है। हाँ। जो एक मजबूत नेता थे, जमीन से जुड़े थे, उन्होंने संगठन को बहुत मजबूत किया था। अचानक से उनको बदलकर इन्होंने दूसरा अध्यक्ष लेके आया, तो जनता के अंदर एक मैसेज गया कि कहीं ना कहीं बीआरएस और बीजेपी एक है। इसका दूसरा भी कारण यह है कि जो दिल्ली लिकर स्कैम है उसमें सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई है, जिसमें केसीआर की पुत्री भी इन्वॉल्व है। बाकी सारे लोग अरेस्ट हुआ है, लेकिन उनकी पुत्री अरेस्ट नहीं हुआ है। ग्राउंड पे ये परसेप्शन बन रहा है कि बीजेपी इज पर्दे के पीछे से इन अलायंस विद बीआरएस, क्योंकि ईडी या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज उतनी सख्ती से पेश नहीं आ रही हैं के कविता के साथ। ये नैरेटिव बहुत स्ट्रांगली कांग्रेस पार्टी ने ग्राउंड में लेके गया है, और जनता इस बात को मान भी रही है, क्योंकि उनके सामने क्लियरली दिख रहा है कि बाकी सारे लोगों को अरेस्ट किया है, सिर्फ कविता को अरेस्ट नहीं करा है इन्होंने। एक तो बात ये है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने पहली बार, मैं जहां तक कांग्रेस पार्टी को फॉलो कर रहा हूँ पिछले 20 साल से, ये वाला जो कैंपेन है ये अलग तरीके से बड़ी एक स्ट्रैटेजिकली इन्होंने एक प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाया है। एक तो केसीआर के करप्शन को लेकर, दूसरी बात इन्होंने जो है एक कैंपेन ये चला है कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, और इन्होंने अपनी जो गारंटी मैनिफेस्टो जो अनाउंस किया है उसमें पब्लिक में भी काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो एक हाई वोल्टेज कैंपेन चला है केसीआर के उनके जो फेल्यूर है उसको प्रोजेक्ट करते हुए, और उनके। ठीक है, मैं प्रशांत आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ न्यूज रूम से नबीला जमाल हैं। बताइए, आप बार बार ये हो रहा है कि कर्नाटक का मोमेंटम या कर्नाटक के बाद बीजेपी या कांग्रेस की कंडीशन में बदलाव। आप खुद कर्नाटक से आती हैं और लगातार सदर्न स्टेट्स को कवर कर रही हैं। व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ तेलंगाना? जी, मैं एक बात कह दूं पहले ही कि अभी अभी खबर आई है कि केसीआर ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि 4 दिसंबर को, एक दिन इलेक्शन काउंटिंग डे के बाद, वो एक मीटिंग, कैबिनेट मीटिंग होल्ड करेंगे तेलंगाना सेक्रेटरीट में। सो दैट्स हाउ कॉन्फिडेंस ही है। उनका कॉन्फिडेंस इतना है कि इलेक्शन रिजल्ट आए बिना, और उससे पहले ही उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि कैबिनेट मीटिंग है 4 तारीख। पर वैसे भी नबीला, ये सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये मतलब अगर उनकी सरकार बनती है तो भी और सरकार नहीं बनती है तो भी एक वो फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग होती है। गवर्नमेंट विल रिमेन अंटिल द नेक्स्ट गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, वो सही बात है, मगर वो एक कॉन्फिडेंस के साथ वो जो उन्होंने पोलिंग बूथ पे डटे रहना, हम पावर में आ रहे हैं, आप रेडी रहो, 4 तारीख को कैबिनेट मीटिंग है स्टेट सेक्रेटरी में, तो वो चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे सब एज इफ कि वो जीत चुके हैं, ऐसा लिखा है उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में। तो उसके अलावा मैं ये कह दूं कि पिछले जो 2018 का नंबर्स जो आपने कहा है, वो नंबर्स और ये कंपेयर करेंगे ये 2023 में, फर्क यही पड़ा है कि कांग्रेस की कर्नाटका में ऐसी जीत हुई है, उनका एक थंपिंग विक्ट्री हुआ है कि वो इफेक्ट अभी तेलंगाना में पड़ रहा है। बिल्कुल सही। अगर कांग्रेस 17 उन्होंने जो सीट्स जीता है 2018, अगर वो 40 तक भी आए तो वो बड़ी बात है, रिसर्जेंस है कांग्रेस के लिए, क्योंकि अभी तक 1 महीने पहले तक कांग्रेस डोरमेंट था, मतलब उनका कोई एक्टिविटी नहीं था। तो जब कर्नाटका इलेक्शंस वो जीते, उन्होंने एक सर्वे किया, कांग्रेस ने सर्वे किया तेलंगाना में कि क्या वहां पर उनका फेवरेबल ग्राउंड है या नहीं। वो सर्वे में उनको पता चला कि वो बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है बीआरएस के खिलाफ, करप्शन एलिगेशंस है बीआरएस के ऊपर, मगर कोई फॉर्मल कंप्लेंट नहीं है। तो और एक और चीज है कि बीआरएस शायद बीजेपी का बी टीम है, वो बहुत सारे बीजेपी ने पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स जो लाए थे, बीआरएस और केसीआर चीफ मिनिस्टर के दौर पे उन्होंने सपोर्ट किया है बीजेपी को। तो एक ऐसा हवा है कि ये बीजेपी का बी टीम है, और तेलंगाना रीजन में जितना भी कहो बीजेपी का फेवर उतना नहीं है। तो लोग इस वजह से कांग्रेस को एक ऑल्टरनेटिव के तरह देखते हैं। मगर फिर भी अगर देखा जाए कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग सीट्स कंपेयर करें, जो बीआरएस के पास है वो ऑलमोस्ट 67 स्ट्रॉन्ग सीट्स है हमारे इंडिया टुडे सर्वे के बेस पे। 67 स्ट्रॉन्ग सीट्स है बीआरएस के पास, और कांग्रेस के पास सिर्फ 17 स्ट्रॉन्ग सीट्स है। तो एक वेव बस ठीक नहीं है, जस्ट नॉट अ वेव इज इनफ। उनको एक सुनामी और एक स्टॉर्म को लाना चाहिए कांग्रेस को, अगर बीआरएस के ऑपोजिट जीतना है। मगर एक क्विक वर्ड में कह दूं कि
कांग्रेस माइनॉरिटी वोट बैंक को कैप्चर करना चाहता है, जैसे उन्होंने किया वहां पर कर्नाटका में भी। दलित और मुस्लिम्स को वो बहुत फोकस कर रहे हैं, और एआईएमआईएम मगर इतना इजी नहीं है जैसे कर्नाटका में था उनको वो वोट बेस कैप्चर करना, क्योंकि यहाँ पर एआईएमआईएम बहुत ही स्ट्रांग है ओल्ड हैदराबाद रीजन में, और मुसलमान लोग जो हैदराबाद में है या तेलंगाना में है वो एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी को एक देखते हैं कि एक ही बुलंद आवाज है पार्लियामेंट में जो मुसलमानों के पक्ष में ऐसे आवाज से बात करता है। कांग्रेस में उनका उतना अभी कनेक्ट नहीं है। ओके अक्षिता, आप जब ग्राउंड पे घूम रही थी तो कौन से इलेक्टोरल इश्यूज की आपको रेजोनेंस ज्यादा दिखी? उन इश्यूज के बारे में बताइए हमारे व्यूअर्स को। दो तीन चीज थे सौरभ। एक, जब रूरल पॉकेट्स में एटलीस्ट में जाती थी, एक फार्मर्स के साथ क्या रेजोनेट हुआ, राइट टू बंधु एक स्कीम है जो केसीआर सरकार ने लेकर आए थे, जिसमें दे गिव पेमेंट्स एसेंशियली विद एवरी क्रॉप टर्न। तो मतलब दे गेट अबाउट 5,000 रुपीज पर एकड़, और ये लैंड ओनिंग फार्मर्स के लिए है। तो ये काफी रेजोनेट हुआ है, और ये शायद एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा सा बैटल कर सकते हैं। दूसरी चीज, द दलित फैक्टर, और अगर केसीआर के लिए कुछ प्रॉब्लम होगा वो दलित्स की वजह से हो सकता है। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बीआरएस ने पहले तो 2018 में प्रॉमिस किया कि हम एक दलित को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो ऑब्वियसली नहीं हुआ। केसीआर ही मुख्यमंत्री था, और केसीआर एक बहुत एफ्लुएंट कम्युनिटी, वेलमा कम्युनिटी से आते हैं, तो दलित्स को थोड़ा सा चीटेड जैसे लग रहा था। दूसरा, दलित बंधु, जो अगेन एक गेम चेंजर स्कीम जैसा मार्केट किया था, लेकिन काफी ग्राउंड पे ये क्या थी ये स्कीम? रायतू बंधु तो समझ में आया, किसानों को हेल्प कर रहे थे, बाद में किसान सम्मान निधि या इस तरह की और भी स्कीम आई सेंट्रल या स्टेट लेवल पे। दलित बंधु स्कीम क्या थी? दलित बंधु ये है कि देयर वाज अबाउट 10 लाख पर एससी फैमिली, जो मतलब एक गेम चेंजर स्कीम जैसे डिफरेंट सेक्टर्स में आइडेंटिफाई करके देने थे। लेकिन इसमें इतना ज्यादा करप्शन एलिगेशंस है ना सौरभ, और ये करप्शन एलिगेशन ये है कि अगर किसी को देना था तो फर्स्ट एमएलए डिसाइड करेंगे कि किसको मिलेगा, और एक कमीशन राज जैसे हुआ है। तो इसके ऊपर अगर सीट्स जैसे हुजूराबाद में देखेंगे, यहाँ पे इतना ज्यादा एंगर है इसके ऊपर, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि ये टर्न हो सकता है केसीआर के खिलाफ। बिसाइड्स एंटी इनकम्बेंसी, कांग्रेस के मेन स्लोगन क्या है तेलंगाना इलेक्शन में? काफी रैलीज में जब मैं गई थी, दो चीज रेजोनेट हुआ। एक, बाय बाय केसीआर, जहां सब ऐसे ऐसे करेंगे, बाय बाय केसीआर। दूसरा ये था जहां वो बोलते हैं कि मार्प कावाली कांग्रेस रावाली। उसका मतलब क्या है? चेंज इज नीडेड, कांग्रेस नीड्स टू कम। और ये चेंज इज नीडेड कहां से उठा? क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ दैट एंटी इनकम्बेंसी, और बोल रहे हैं कि हाँ चेंज लेकर आओ, बदलाव चाहिए, इसलिए कांग्रेस को लेकर आ जाओ। तो ये सब थोड़ा सा रेजोनेट हुआ। दूसरा चीज जो रूरल और तेलंगाना के स्टेट में देखो, दूसरे इलेक्शन से तेलंगाना में मेरे को लगता है कि सबसे कलरफुल एंटरटेनिंग इलेक्शन होता है, स्पेशली रूरल पॉकेट्स। जहां पे मैं जाती ही थी, सुबह शाम कभी भी सौरभ, आपके रैलीज में इतने लोग आते थे, गाना मतलब नाचना सब कुछ, लोग तो इतना ज्यादा एक फेस्टिवल जैसा था। तो ये मतलब जो स्लोगन्स कैची वाला लेकर आते थे ना कांग्रेस का, रेवंत रेड्डी जो रैलीज में आते थे, इतने लोग आते थे, और फिर वो एक बहुत एंटरटेनिंग स्पीच देंगे, एक क्राउड पुलर जैसा। तो ये सब फैक्टर्स है जो कांग्रेस के कैंपेन में ठीक चला था। लेकिन मसले जो है ऑन ग्राउंड, एक है कि थोड़ा सा हाँ चेंज चाहिए। फार्मर्स के लिए वो थोड़े खुश है कि क्योंकि वो बोलते हैं कि हमको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलते हैं, रायतू बंधु मिलता है। लेकिन जो सेटबैक था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन जो लेटेस्ट पेमेंट था ट्यूसडे को आना था, वो बंद किया। तो उससे थोड़ा सेटबैक हो सकता है केसीआर के लिए, क्योंकि वो रिमाइंडर जो है ना कि आपको ये पेमेंट मिलता है, वो नहीं हुआ। तो मेरे को लगता है कि वो एक दूसरे प्रॉब्लम है। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट का भी काफी चर्चा हो रहा है यंगस्टर्स के बीच में। इसलिए राहुल गांधी की कैंपेन अगर आपने देखा था, वो कभी कभी ये बहुत बड़ा कैंपेन्स में जॉब एस्पिरेंट्स के साथ मिलते थे, और इसमें भी करप्शन है, वो एलिगेशंस भी लेकर आते थे। एमएलएस की करप्शन एक इश्यू है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो ऑफसेट करता है केसीआर फैक्टर के साथ। क्विकली टेल मी बिफोर आई गो टू नबीला एंड प्रशांत, की बीजेपी की कुछ आपको प्रेजेंस दिखी? क्योंकि कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा तो वो बीआरएस को इवेंचुअली हेल्प करेगा। अक्षिता। अच्छा सॉरी मेरे लिए था बीजेपी। ये देखो मैं बोलती हूँ, अगर बीजेपी इनरोड्स करते हैं तेलंगाना में
एक चीज वो ये होगा कि हैदराबाद में होगा, क्योंकि अर्बन वोट हमेशा बीजेपी के लिए अर्बन वोट मिलता है, और प्राइम मिनिस्टर की रोड शो जहां में थी हैदराबाद में, वहां पे एक बहुत बहुत बड़ा ऑर्गेनिक क्राउड भी था, विच आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय। तो वो एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि अगर बीजेपी इनरोज करता है वो नॉर्थ तेलंगाना में होगा, जो बीआरएस के स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और ये कांग्रेस के बी टीम के एलिगेशन कहां से आता है? देखो, ये इसलिए रेजोनेट हुआ क्योंकि अगर आप सीट शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे ना, तो काफी इंटरेस्टिंग है। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, गोशा महल सीट जो ओल्ड हैदराबाद में है, जो बीजेपी के साथ है, टी राजा सिंह है, काफी कंट्रोवर्शियल फिगर है, उसकी सस्पेंशन को रिवोक किया क्योंकि बीजेपी को पता है कि ये श्योर शॉट विनर है। वहां पे एआईएमआईएम किसी को कंटेस्ट नहीं दिया था, मतलब ओल्ड हैदराबाद में 7 से 9 सीट्स हो गया एआईएमआईएम के लिए कंटेस्टिंग में, लेकिन गोशा महल को चुना नहीं। तो इसलिए कांग्रेस बोल दिया कि देखो एक फॉर्मूला बना है यहाँ पे, इसलिए ये सीट नहीं चुन रहा। यहाँ पे देखो करीमनगर में तो कुछ बीआरएस के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है बंडी संजय के खिलाफ, लेकिन वो बोल रहे हैं कि एक ऐसे हो रहा है कि थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रहे हैं सीट्स में भी, लेकिन क्या वो रेजोनेट हो रहा है ग्राउंड में? रूरल तेलंगाना में लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं। आई थिंक अर्बन यस दे नो अबाउट दिस बी टीम फॉर्मूला, लेकिन रूरल में उतना ज्यादा पता नहीं है, मेरे को लगता है, क्योंकि जब भी मैं लोग से पूछती थी कि क्या आप बीजेपी के लिए वोट देंगे, बोलते थे कि नहीं हम बीआरएस के लिए देते हैं। ऑलराइट, थैंक यू अक्षिता नंदगोपाल। नबीला, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? आई बेसिकली मैं बोलना चाहती थी कि अक्षिता ने जैसा कहा, सही कहा कि कांग्रेस का कनेक्ट बहुत है वहां पर लोगों के साथ, ग्राउंड कनेक्ट। इन स्टार्क कंपैरिजन अगर हम देखें तो बीआरएस केसीआर बहुत एक हाई एंड माइटी के जैसे, मतलब एक राजा के जैसे बिहेव करते हैं। वो ग्राउंड पे नहीं जाते, लोगों से मिलते नहीं हैं। बहुत खूबसूरत उनका एक बंगलो है जहां पर वो रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। Why is it reminding me of Tamil Nadu politics? Is it? I don't think. I think Tamil Nadu politics is जयललिता एंड करुणानिधि की उनकी स्कीम पहुंच रही है, लेकिन वो खुद उतने बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ अक्षिता। सौरभ, ये मैं पॉइंट कर लेती हूँ कि ये एक साउथ पॉलिटिक्स का फिनोमेनन है। जैसे आप बोल रहे थे एमके स्टालिन डीएमके के साथ, ऐसे ही केसीआर। देखो, हमारा प्रॉब्लम यही है कि अगर करप्शन के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा रेजोनेट करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि जो विलेजेस है ना, उसको एक एमएलए ऐसे दिखनी चाहिए, इतना पैसे होनी चाहिए। हमारे चीफ मिनिस्टर को ऐसे एक गॉड लाइक, डेमी गॉड लाइक फिगर होनी चाहिए। और मेरे को लगता है कि एक और चीज, जितना भी करप्ट 1-2 एमएलए जो मैंने मिली थी, उनके एलिगेशंस, मतलब आप चौंक जाएंगे कि कितना करप्शन एलिगेशन है उनके खिलाफ। फिर भी जब वो कैंपेन करते हैं, उनके व्हीकल में नहीं जाते हैं, वैसे लोगों के साथ जाते हैं। एक महिला आती है, बोलती है ये रोड नहीं लगा है, क्या हो रहा है? मेरे बोलते हैं कि क्या हाँ अम्मा मैं कर लूंगा। वैसा है, तो कनेक्ट है। लेकिन ये लोग बहुत रिच है, बहुत अमीर है, और अनफॉर्चुनेटली ये अंडरस्टूड है कि हाँ, अगर आप एमएलए हो तो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हमको भी डेवलपमेंट दे दीजिए। अगर केसीआर के बारे में बात करते हैं, हाँ, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप जाकर बात कर सकते हो। मैं एक केसीआर रैली को कवर करी थी, वो 4-5 रैलीज कर रहे थे एक दिन में। वहां से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन चॉपर में जाता है, चॉपर लैंड होने के बाद, और वो रैली की स्टेज के पीछे लैंड करेंगे। फिर एक बुलेट प्रूफ बस, ये पहले 100 मीटर्स है, बुलेट प्रूफ बस में चॉपर से स्टेज तक आएगा, और फिर मतलब स्टेज में साइड में कर्टन्स है, तो आप फिर भी केसीआर को नहीं देख सकते हो। जब वो स्टेज के ऊपर आते हैं ना, तो उसी समय आपको फर्स्ट ग्लिम्स मिलता है। और फिर भी उस फर्स्ट ग्लिम्स के लिए, हाँ, और फिर उस फर्स्ट ग्लिम्स के लिए इतना ज्यादा शोर मचाते हैं लोग कि मतलब एक सुपरस्टार जैसे आते हैं ना, वैसा एक इमेज है पॉलिटिशियंस का यहाँ पे। केसीआर का भी वो है, इसलिए मैं बोलती हूँ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन केसीआर फैक्टर भी है यहाँ पे। ये भगवान के जैसे जो अवतार वो लाए हैं अपने आप के लिए, वो शायद अभी लोग उतना पसंद नहीं करते। मेरे हिसाब से 10 साल के बाद थोड़ा उनको बस हुआ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अब कोई पर्सनल कनेक्ट, जैसे रेवंत रेड्डी ने एक नया फ्लेवर लाया है। उसने कांग्रेस पार्टी, जैसे अक्षता ने कहा, उतना इनोवेटिव कलरफुल कैंपेन्स उन्होंने शुरू किया है, जैसे बाय बाय केसीआर, वहां पर नाच गाना। तो लोगों को मतलब एक ह्यूमर जैसा
सा कैंपेन मिला है जहां पर नाच गाना, बहुत खुशी से बातें कर रहे हैं, एक मतलब एक डिस्कशन के तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं कांग्रेस का कैंपेन। तो वो ग्राउंड कनेक्ट बहुत है कांग्रेस के साथ, जो केसीआर और बीआरएस के साथ नहीं है। केटीआर या कविता दोनों बच्चे हैं केसीआर के, चीफ मिनिस्टर के, दोनों भी लोगों से बात करते हैं, मगर वही बेसिकली चीफ मिनिस्टर केसीआर है मगर काम केटीआर और कविता करते हैं ज्यादातर। एक और चीज है कि जो बीआरएस के सारे एमएलए, सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज के कैंडिडेट्स को उन्होंने रिपीट किया है, बारिंग 7 को छोड़ के सारे कैंडिडेट्स को रिपीट किया है। अभी कोई भी आम जनता या सिटीजन या एक पॉलिटिशियन ही सोचेगा कि अरे यार मेरा नंबर कब आएगा, अगर बीआरएस का मैं एक मेंबर हूं, मुझे भी चाहिए कि मुझे भी टिकट मिले, मगर बार बार वही लोगों को अगर टिकट मिल रहा है, जैसे अक्षता ने कहा बहुत सारे लोग करप्ट है वहां पर, और उनके पास हमें सुना है कि बहुत सारे लोगों को जो स्कूटर में जाते थे अब तो मर्सिडीज बेंज में जाते हैं। तो अगर नेता लोग इतने पैसे मालदार हो चुके हैं तो जनता का क्या हाल है, मतलब उनका ग्रोथ हुआ है या नहीं, वो हम देख सकते हैं। उतना बेनिफिट हुआ नहीं है मिडिल क्लास के लिए, मगर पुअर जो रहिता है, फार्मर्स है, उनके लिए शायद ये रहित बंधु स्कीम बहुत वैल्यूएबल हुआ है एक तरफ। दूसरी, मैं आपका बीजेपी का क्वेश्चन जो पूछ रहे थे सौरभ, बीजेपी तो हर एक एग्जिट पोल जो हमने देखा है, हर एक एग्जिट पोल ने बीजेपी को अच्छा नंबर दिया है। बेसिकली उन्होंने 2018 में सिर्फ 1 सीट जीता था, अब जो एग्जिट पोल्स के नंबर्स के कंपेयर करें तो एटलीस्ट 7 सीट्स जीत सकते हैं, 4 से 7, तो दैट्स ऑलमोस्ट अ बिग जंप। एंड मैं ये कह दूं कि ये ग्रोथ हुआ है बीजेपी के लिए क्योंकि उन्होंने एलाई किया है पवन कल्याण सुपरस्टार का पार्टी जनसेना के साथ। जो जनसेना है बहुत पॉपुलर है आंध्रा और तेलंगाना में, और एक और फैक्टर है बीजेपी के ग्रोथ के लिए, वो है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जो बहुत स्ट्रांग था तेलंगाना में, वो बेसिकली अरेस्ट हुआ है। आंध्रा बोलते हैं कि जगन मोहन रेड्डी उसके पीछे है या क्या है, मगर ये रूमर है कि ऐसा है, मगर चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा गया। उनको बेसिकली बहुत वीकनेस हुई है, हेल्थ उनका अच्छा नहीं है, तो वो रिवाइव नहीं कर पाए अपना पार्टी टीडीपी तेलंगाना में। जो इवन दो चंद्रबाबू नायडू अनडिवाइडेड आंध्रा का लॉन्गेस्ट सर्विंग, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स था, 13 इयर्स चंद्रबाबू नायडू वाज द चीफ मिनिस्टर, तो उसका पार्टी एलिमिनेट हुआ है तेलंगाना में। तो वो वोट बैंक जनसेना को मिल रहा है, और जनसेना और बीजेपी एकजुट है, तो दैट्स व्हाट्स द रीजन टू सी व्हाई बीजेपी शायद थोड़ा पिकअप करेगा तेलंगाना में। प्रशांत, क्या फैक्टर्स हावी रहे? अगर अभी भी बीआरएस बच सकती है, क्योंकि कई जगह क्लोज फाइट दिख रही है, तो इन लोगों ने ये तो बताया कि कांग्रेस को किन किन सेंटीमेंट्स का फायदा मिल रहा है, रेवंत रेड्डी किस तरीके से हेड ऑन चैलेंज कर रहे हैं कामारेड्डी में केसीआर को, पर बीआरएस को अगर अभी भी कुछ बचा सकते हैं फैक्टर्स, तो वो क्या है? सर कैन यू कम दोबारा बोल सकते हैं, आपकी आवाज कट रही है कि अगर इतने सारे एंटी इनकम्बेंसी और रिजेंटमेंट के बावजूद वो कौन सी चीजें हैं जो बीआरएस को बचा सकती हैं, दे कैन सेल थ्रू, व्हाट आर दोस फैक्टर्स? देखिए, अगर बीआरएस पार्टी को कुछ बचा सकता है, उनका जो पोल मैनेजमेंट में जिसके ऊपर बीआरएस पार्टी निर्भर थी, कि वो लोग जो आदत यहाँ पे डलवाया है कि 2000 रुपए से वोट खरीदना, 3000 रुपए को वोट देना और शराब बांटना, ये मैनेजमेंट करने में बीआरएस पार्टी से अच्छा कोई दल नहीं है इस देश के अंदर। कांग्रेस ने इसको कैसे काउंटर किया? देखिए, कांग्रेस ने भी पैसे बांटा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे नहीं बांटा है, लेकिन वोटर ने ये डिसाइड कर लिया है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे एक हुजूराबाद बाई इलेक्शन हुआ था, ठीक है, जहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट ईटला राजेंद्र जीता था। उस चुनाव के अंदर बीआरएस पार्टी ने कम से कम 100 करोड़ रुपए तक खर्च किया अनऑफिशियल, अगर वहां पे ग्राउंड पे देखे तो लोगों ने पैसे लिया बीआरएस का, वोट तो बीजेपी को दिया है। वो एक मैसेज पूरी तेलंगाना में ये जा चुका है कि अगर हम पैसे लेंगे सबसे, वोट तो हमारे हिसाब से डालेंगे। सो यू आर सेइंग, आपके हिसाब से, आपके विश्लेषण के हिसाब से, कि कांग्रेस वहां क्लीन स्वीप कर रही है? कांग्रेस क्लीन स्वीप नहीं, मैं ये नहीं कह सकता हूं क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन एड्ज में है। और अगर कांग्रेस पार में आती है तो सीएम कौन होगा? रेवंत रेड्डी इज ऑब्वियस चॉइस और देयर मे बी सरप्राइज।
लेकिन जहां तक यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो रेवंत रेड्डी को ही वो लोग बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टियां रिस्क ले नहीं सकती है। यदि वो लोग रेवंत रेड्डी को अवॉइड करेंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऐसा हो सकती है, यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो सकता है। जैसा कैप्टन के साथ पंजाब में हुआ है, वही हाल यहाँ पे होने का संभावना पूरा है। मुझे नहीं लगता कि रेवंत को अवॉइड करेंगे कांग्रेस हाईकमांड, क्योंकि उनके नेतृत्व में देखिए, अगर कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ी है तो उसके पीछे श्रेय रेवंत रेड्डी का है। उन्होंने रिसोर्सेस मोबिलाइज किया है और यहाँ पे एक हाई वोल्टेज कैंपेन चलाया है। Alright. तो थैंक यू प्रशांत। हाँ नबीला, योर मैं क्लोजिंग कह रही थी कि मलकराज का एमपी है रेवंत रेड्डी, जी, जो कांग्रेस के लिए वन एंड ओनली फेस है, जिन्होंने क्राउड्स को मोबिलाइज किया है। एंड सर्वे से पहले बेसिकली वो वन ऑफ द फ्यू एमपीज फॉर कांग्रेस फ्रॉम तेलंगाना, तो वो एक फ्रंटमैन है। और एक जैसे उन्होंने, और टीपीसीसी का प्रेसिडेंट भी है, ही इज नॉट जस्ट एन एमपी, टीपीसीसी का प्रेसिडेंट है, मल्टीपल रोल्स उन्होंने लिया है। 54 इयर्स का है बंदा, वेरी ह्यूमरिस्ट। वो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में था, मैं मिली थी उनसे। बहुत हम्बल है, अभी के लिए तो हम्बल है, अब चीफ मिनिस्टर अगर बन गया तो पता नहीं है, मगर बहुत हम्बल है। बात करने में मजाक बहुत करता है, बहुत हंसता है। एक वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी इन कंपेयर टू केसीआर। केसीआर तो लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा खड़ूस है, मतलब हंसता कम है, मिलता कम है। तो इन दैट कंपैरिजन रेवंत रेड्डी थोड़ा कलरफुल इंसान है, और बहुत सारे कांग्रेस लोग उनसे बहुत लाइक करते हैं और बैक करते हैं। तो अगर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस अगर जीत जाए तो चीफ मिनिस्टर इनएविटेबली रेवंत रेड्डी ही होगा, वो तो तय है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि केसीआर जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के, वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत बिलीफ रखते हैं। तो इंटरेस्टिंगली उनका नंबर है 6। तो हर एक चीज वो 6 के इक्वेशंस में करते हैं। जैसे वो बेसिकली तेलंगाना सेक्रेटरीट, उनका गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है, वो 6th फ्लोर में वो बैठते हैं। तो वो जब उन्होंने ओथ लिया, वो एग्जैक्टली 6 नंबर के इक्वेशन के टाइम पे ओथ लिया। जब वहां पर उन्होंने ऑफिस पहली बार पधारे, तो वो अकॉर्डिंगली 3 और 3 के इक्वेशन के बीच में वहाँ बैठ गए उनके सीट पे। तो उतना है उनका एक्यूरेसी, एटलीस्ट वो फॉलो करते हैं एक एस्ट्रोलॉजी का टाइम टेबल उतना क्लोजली। आप ध्यान रखिए कि अभी जो तेलंगाना का इलेक्शंस था, पोलिंग डेट था, वो नवंबर 30 को था ना, 30th of नवंबर। अब काउंटिंग डे है 3rd को, तो आप 3 और 3 मिलाए तो 6 हो गया। तो ऐसे देखा जाए एस्ट्रोलॉजी के दौर से तो फिर केसीआर का जीत है, मगर एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव कर पाएंगे शायद 3 तारीख को ही पता चलेगा उनका। ऑलराइट, आप सुन रहे थे 3 अलग अलग पत्रकारों और विश्लेषकों को तेलंगाना के संभावित चुनाव परिणामों के बारे में। बाकी 3 दिसंबर की सुबह सवेरे से, यानी इतवार की सुबह सवेरे से आप लाइव हमारी खबरें देख सकते हैं, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से असली नतीजों के बाद इन पर विस्तार से बात करें।